ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में सबसे जो पहला चीज़ हम जानेंगे वो होगा गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स, इनमें भी मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एग और ओवा। ठीक है, ये एकदम ही बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। ऑब्वियसली हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स के बारे में। वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। ठीक है, उनके पास होता है एक हेड, एक मिडल पीस और एक लॉन्ग टेल। ठीक है, इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि डीएनए वीएनए सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हेड के अंदर। ठीक है, कि जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के आजू बाजू उसका साइटोप्लाज्म है, और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फीमेल गैमेट्स की बात करें, एग की बात करें तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, राउंड स्ट्रक्चर। उसके अंदर भी ये जो रेड कलर का है ये है फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, इसके आजू बाजू का स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में स्पर्म, ऑब्वियसली स्पर्म जो आता है वो बाहर से आता है, पेनिट्रेट करके कि जो इसका न्यूक्लियस है वो रिलीज़ कर देता है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होके फर्टिलाइज करते हैं। सी मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ये भी जाना कि उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं। तो ठीक है, सो जो फ्यूज़न है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, यानी कि स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और आपस में जो एग होते हैं और स्पर्म होता है फ्यूज़ हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैमल्स की बात करें, हम लोगों में भी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी का डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सिमिलरली बर्ड्स में भी एंड रेप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी ग्रो करता है। ठीक, नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही रिलीज़ कर देते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जो भी उनके आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उसमें, और वो दोनों आपस में टकराते हैं, टकरा के वो फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो जो एनिमल्स, सी एनिमल्स हैं, बीट फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गए, उनमें होता है। क्या होता है? जो फ्रॉग्स होते हैं या फिर फिशेस होते हैं वो दोनों अपने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को पानी में रिलीज़ कर देते हैं, और वो दोनों गैमेट्स तैरते तैरते आते हैं और टकराने के बाद अगर दोनों कंपैटिबल है, यानी कि फ्रॉग का ही मेल गैमेट फ्रॉग के फीमेल गैमेट से टकरा रहा है, तो उन दोनों में फ्यूज़न होगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जब भी हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, एवरी सेल्स, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उस हर सेल में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, यानी कि 23 इन पेयर्स। तो जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये डबल अप क्यों नहीं होते? सपोज करो कि 46 क्रोमोसोम्स मेरी मम्मी में, 46 क्रोमोसोम्स मेरे पापा में, अब उन दोनों ने मिलके मुझे पैदा किया, तो मुझ में कितने 92 क्रोमोसोम्स क्यों नहीं होते? थैंकफुली 92 क्रोमोसोम्स नहीं है, नहीं तो मैं जायंट होती, राक्षस होती शायद, बट 92 क्रोमोसोम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जनरली जब ये सेक्शुअल गैमेट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म्स और एग बनते हैं तो उनमें होता है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जब डिवीज़न होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हैप्लॉइड्स का मतलब होता है हाफ, क्रोमोसोम्स के हाफ, जितने 46 का हाफ कितना होगा? 23। तो जो स्पर्म होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलरली क्योंकि ये भी एक गैमेट है, इसमें भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़ होकर जब ये जाइगोट बनाते हैं तो 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, वापस से कितना हो गया? 46 या फिर 23 पेयर्स। इस तरीके से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल वैसा ही, उतना ही नंबर्स में रहता है जितने कि हमारे पेरेंट्स में हो, सिंगल पेरेंट्स में होते हैं।
ठीक है, समझ में? हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं मियोसिस, और मियोसिस हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, तो फ्यूज़न होकर जाइगोट से डिप्लॉइड हो जाता है वापस। ओके, सो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले अब पुबर्टी के बारे में जानना ज़रूरी है। सो क्या होती है पुबर्टी? पुबर्टी मेल और फीमेल की वो एज है जब वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाते हैं और जिनके सेक्शुअल हार्मोन्स है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस एंड द मेल एंड फीमेल बिकम सेक्शुअली मैच्योर इज कॉल्ड पुबर्टी। ठीक है, जनरली एक सर्टेन एज तक हम लोग जब मेल या फीमेल बच्चे को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है, हमें जाकर पूछना पड़ता है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद यानी कि पुबर्टी के बाद उन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियरली दिखने लग जाते हैं। ठीक है, वो जो एज होती है उसे हम लोग कहते हैं पुबर्टी। पुबर्टी में सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, हमने ऑलरेडी हार्मोन टॉपिक में पढ़ा है, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू कर देते हैं और उनकी जो मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पुबर्टी के टाइम में वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर। उनके आर्मपिट जो होते हैं यहाँ पे बहुत डेंस हेयर आ जाते हैं। एट द सेम टाइम जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं यानी कि पूरे दोनों थाइस के बीच में जो जगह होती है जहाँ पे आपके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत डेंस ग्रोथ होती है अगेन बालों की। ठीक है, एंड सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन चेस्ट एंड फेस। अगेन हम लोग देखते हैं जब लड़के स्पेशली जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके मुंह पे दाढ़ी मूंछ सब आना शुरू हो जाते हैं, उनके चेस्ट पे भी लार्ज डेंस हेयर आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड है बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर। ऑल ऑफ अ सडन वो बच्चे से एकदम आदमी दिखने लग जाते हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं डेवलप हो रही होती हैं इसलिए वो अचानक से मस्कुलर दिखने लग जाते हैं। वॉइस डीपन्स। वॉइस कैसी हो जाती है? डीपन हो जाती है एकदम। कल तक कुछ और आवाज़ थी, पुबर्टी हिट की एंड देन आवाज़ बदल जाती है, एकदम डीप हो जाती है। एंड उसके बाद पीनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्जर कंपैरेटिवली। जो पुबर्टी से पहले जो उनका साइज होता है वो बढ़ जाता है आफ्टर हिटिंग द पुबर्टी। एंड टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म्स। तो यहाँ पर जब वंस दे रीच पुबर्टी दे स्टार्ट मेकिंग स्पर्म्स, दे स्टार्ट सिक्रेटिंग हार्मोन्स नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो ऑब्वियसली इससे क्या हो गया, ये लोग सेक्सुअली भी मैच्योर हो गए। यहाँ पर अगर वो कॉपुलेशन करते हैं या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं सो दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू बेबी। ओके, लास्ट फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स बिगिंस टू डेवलप। इस एज में जाकर बच्चों को सेक्शुअल जो ड्राइव्स होती है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, वो फील होना शुरू हो जाता है। उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में एक्सप्लोर करना, सेक्स के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। ठीक है, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स, हमारे जो केमिकल होते हैं इनसाइड द बॉडी, दे मेक अस क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट इज सेक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, लेट्स सी सेम फीमेल में भी देयर आर वेरियस कैरेक्टर्स डेवलप। लेट्स सी व्हेन फीमेल अभी जब पुबर्टी रीच करती हैं तो उनमें भी सिमिलर चेंजेस होते हैं एज ऑफ जैसे कि मेल में हमने पढ़े। सो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले इनमें भी आर्मपिट्स में और प्यूबिक रीजन में डेंस हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, so, जब हम वाइल वी आर ग्रोइंग हम लोगों के बॉडी में जब ये हेयर डेवलप होने लग जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। ठीक है, हमारा मूड ही बहुत ऑफ होता है। सेकेंड जो चेंजेस होते हैं फीमेल में, दैट इज़ वेरी नोटेबल चेंजेस कि इनमें मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट पे बोलते हैं। बेसिकली मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो न्यूबॉर्न बेबी को नरिश करने के लिए, उनको मिल्क पिलाने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो चूँकि पुबर्टी में लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है वो रीच करते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वुमेंस में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजिना, ये भी एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओवरीज स्टार्ट्स टू रिलीज एग्स। उनमें क्या था कि वो लोग स्पर्म रिलीज कर देते थे मेल्स में, फीमेल्स में एग्स का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो भी वंस दे रीच पुबर्टी स्टार्ट हो जाते हैं। आई गेस मेंस्ट्रुएशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 8 में पढ़ा है आई गेस, तो फिर भी हम आने वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि व्हाट्स मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट। So let's learn about the male reproductive structure. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब भी फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलेगा एनाटॉमी पढ़ने का तो एनाटॉमी जब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तो बिल्कुल ऐसा दिखता होगा। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस।
टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जनरली मेल में 2 होते हैं और ये दोनों टेस्टिस एक पाउच लाइक बैग में लोकेटेड होते हैं। वो जो पाउच लाइक बैग होता है उसको बोलते हैं स्कॉटम, ठीक है, स्कॉटम। और उसके अलावा ये जो पूरी टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रीज़न है, क्या वजह है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है। सी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो बाहर होता है। और बाहर होता है जब, तो वहाँ का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये टेस्टिस का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है कि स्पर्म को रिलीज़ करना, एट द सेम टाइम सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग रिप्रोडक्टिव गैमेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाता है और रिलीज़ करता है एपिडिडम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर इसे एपिडिडमस कहते हैं। तो जो स्पर्म होता है वो रिलीज़ होता है यहाँ पे और टेम्पररी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। कुछ देर के बाद ये जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वासा डिफरेंस क्या है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो वासा डिफरेंस स्पर्म डक्ट है, उसका फंक्शन ये है कि एपिडिडमस से वो स्पर्म को कैरी करके ले जाता है कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है। यहाँ पे आके यूरेथ्रा से मिल जाता है, ठीक है। आते वक्त उसमें ये सेमिनल वेसिकल्स है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, दोनों ही लिक्विड सिक्रीट करते हैं। उससे क्या होता है, स्पर्म को एक तो मीडियम मिल जाता है जिससे कि वो मोबिलिटी मूव कर सके, दूसरा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो लिक्विड, जिससे कि वो थोड़ी देर तक के लिए सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो वंस इससे लिक्विड लिया और फिर वो यहाँ से मूव करके पेनिस के रास्ते से बाहर आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ जो नोट करने वाली है, आप देखोगे कि ब्लैडर से जो यूरेथ्रा है, ठीक है, ये रहा यूरेथ्रा आपका, ये भी जो हम लोगों का जो लिक्विड वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो भी उसी रास्ते से बाहर आता है जिस रास्ते से स्पर्म्स बाहर आते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स ये मेल्स जो हैं वो स्पर्म को वेजिना में रिलीज़ करते हैं ना, फीमेल वेजिना में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। सो फीमेल वेजिना पढ़ने के लिए लेट्स स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगेन एनाटॉमी पे अगर जाएंगे तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ओवरी, ठीक है। 1 दोनों जगह एक ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली वो इमेच्योर एग्स होते हैं। सो वंस जैसे ही हार्मोन से उनको सिग्नल मिलता है कि एग को रिलीज़ होना है, तो इनमें से एक फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, एग बन जाती है और एग रिलीज़ होता है ये फनल, ओविडक्ट का जो फनल वाला पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। इस फनल वाले पार्ट का काम ही यही है कि एग को लेना और फैलोपियन ट्यूब में पास कर देना, ठीक है। जो आपका स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एग यहाँ पे रिलीज होता है, ऑल द वे स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वंस ये उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये जो स्पेशियस पार्ट है इसे बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस का इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे पूरे जो 9 मंथ का डेवलपमेंट होता है बेबी का वो यूटेरस के अंदर होता है, ठीक है। यूटेरस जो फॉलोड होता है एक सर्विक ट्यूब लाइक छोटा सा बहुत ही नैरो ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स जो कि ओपन होता है वेजिना में, ठीक है। जो वेजिना होता है उसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, अगेन क्योंकि बेबी यहाँ से होकर वेजिना से बाहर आता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर की बात। लेट्स सी कि अब क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, सो लेट्स सी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉपुलेशन के वक्त जो पेनिस होता है वो स्पर्म को रिलीज़ करता है वेजिनल कैविटी में, ठीक है, वेजिना में। सो वेजिना से स्पर्म ट्रैवल करके ऑल द वे यूटेरस से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे ऑलरेडी एग उसका वेट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म वहाँ पे आता है वो दोनों मिलते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़ होके क्या बनते हैं, फ्यूज़ होके बनते हैं जाइगोट, ठीक है। ये फ्यूज़ हुए और ये फ्यूज़ होके बन गए जाइगोट, ठीक है। फर्दर जब जाइगोट में मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होती है, वहाँ पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यहाँ पर आ करके
अपने आप को इम्प्लांट कर देता है, उसे क्या वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे पहले एक सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, 4 सेलुलर बनेगा, यहाँ पे 8 सेलुलर, 16 सेलुलर, फिर ऐसे ऐसे करते करते 100 सेल स्ट्रक्चर बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो यहाँ पर अपने आप को आकर के एम्बेडेड कर लेता है, उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। एट द सेम टाइम यूटेरस के अंदर भी चेंजेस होते हैं। यहाँ पर थिक लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, यहाँ पर थिक लाइनिंग शुरू हो जाती है, नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स होते हैं, सो दैट ये जो टिश्यूज़ हैं यहाँ पे जो बनते हैं यूटेरस में, वो टिश्यूज़ इस ग्रोइंग बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक, तो ये होता है पूरा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, उसके अलावा कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो है कि क्या होता है प्लेसेंटा। ठीक, सपोज करो कि ये हमारा बेबी है, ये बेबी है, ठीक है। तो बेबी और ये जो यूटेरस की वॉल होती है यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। सो वाया उम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ से बेबी से निकलता है उम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ऑब्वियसली हमारी नाभि बनता है फिर आगे चल के जब बेबी पैदा होता है तो वो उससे उम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है, वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है। प्लासेंटा अगेन मदर की बॉडी से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, उसके वाया जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए होता है, रेस्पिरेशन चाहिए होता है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो सब इसी के थ्रू होता है। ठीक है। और ये जो पीरियड होता है बाय द टाइम जब कंसीव होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, टिल द टाइम जब बेबी पैदा होता है, वो जो पूरा टाइम होता है बेबी के डेवलपमेंट का, फिटस की डेवलपमेंट का, उसको बोलते हैं जेस्टेशन। वो पूरे पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन। और जनरली आई गेस हम सबको ही पता है कि वो 9 मंथ या फिर 42 वीक्स का होता है। ठीक है। सो दिस हैपन्स जब भी कि फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट हैपन्स जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म अगर ट्रैवल होकर नहीं आता, एग से फ्यूज़ नहीं होता, तो क्या होता। सो लेट्स सी कि क्या होता है। पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो क्या होता है। सी स्पर्म ऑल द वे ट्रैवल करके नहीं आता, एग से फ्यूज़ नहीं होता है, तो क्या होता है। सी उसके तो मेंस्ट्रुएशन होता है। और क्या होता है मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जब भी वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज़ होता है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में, एट द सेम टाइम ये जो यूटेरस की लाइनिंग होती है उनमें थिक टिश्यूज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इन थिक टिश्यू का काम क्या होता है, ये बेड बनाते हैं बेबीज़ के लिए, डेवलपिंग बेबीज़ के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन होगा तो उस ग्रोइंग बेबी को न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट चाहिए होगा। वो नरिशमेंट ये जो थिक टिश्यूज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हार्मोन्स उसको सिग्नल देते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी क्या करो, ये जो टिश्यूज़ है उसको शेड कर दो। ठीक है। तो जैसे ही ये सिग्नल मिलता है कि टिश्यूज़ को शेड कर दो, तो ये जो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है सब शेड हो जाते हैं, ब्रेक होकर वेजिना के रास्ते बाहर आ जाते हैं अलॉन्ग विद दिस एग। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जनरली तब शुरू होता है व्हेन फीमेल हिट द प्यूबर्टी हिट करती है, जो भी 13-14 ईयर्स का जो एज होता है वो टाइम पे स्टार्ट होता है। वंस इन 28 डेज एग है वो जो रिलीज़ होता है फेलोपियन ट्यूब में। अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो डेवलप होकर बेबी बनता है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन के वाया ये जो ब्लीडिंग होती है यहाँ पे वो वेजिनल के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है। तो जनरली जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है वो 3 to 5 डेज़ का होता है। 3 to 5 डेज़ के अंदर ही ये पूरे जो टिश्यूज़ होते हैं वो शेड हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात मेनार्क एंड मेनोपॉज के बारे में सुना होगा। मेनार्क क्या होता है, वो टाइम जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। ठीक है। वंस द फीमेल हिट द प्यूबर्टी, वो टाइम पे मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं मेनार्क। ठीक है। एंड अगेन जब भी 45-50 की जो एज होती है वुमेंस में, वो टाइम पे मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है, यानी कि फर्दर रिलीज़ ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ एग नहीं होता। वो टाइम पे मेनोपॉज ख़त्म हो जाता, मतलब मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। सो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। तो ये था मेंस्ट्रुएशन।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल, सबसे पहले बात कि बर्थ कंट्रोल होता क्या है। बर्थ कंट्रोल होता है कि बर्थ का रोकना। सी जनरली मैरिड कपल्स या फिर जो नॉट मैरिड कपल्स भी होते हैं, दे जनरली गो फॉर सेक्शुअल इंटरकॉर्स। ठीक है, सो हर सेक्शुअल इंटरकॉर्स प्रेगनेंसी में कन्वर्ट ना हो, ये उसके रोकने को जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बर्थ कंट्रोल हो, यानी कि हर सेक्शुअल इंटरकॉर्स होने के बाद प्रेग्नेंट ना हो जाए वुमेन और फिर बच्चा ना पैदा हो सके, क्यों ज़रूरी है। सी ये एक सोशल इश्यूज़ है, इसमें हम लोग को पता है हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, वेयरएज़ जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही है। तो अगर बच्चे पैदा हो गए तो उन्हें एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता। इट्स बेटर कि हम पहले ही ये समझ लें कि हमें बेबी नहीं चाहिए तो हम क्यों उन्हें पैदा करें। ठीक है, उसके लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। सो वेरियस बेसिकली 4 वाइडली यूज मेथड्स है, जो कि है फर्स्ट जो मेथड है वो बैरियर मेथड है। बैरियर का लिटरल मीनिंग ये होता है रुकावट, जैसे पुलिस लगा देती है ना कि इसके आगे व्हीकल्स को नहीं जाना दे, वो जो लगाती है उसको बोलते हैं बैरियर। सिमिलरली बैरियर मेथड्स में मेल के लिए होते हैं कॉन्डम्स एंड फीमेल के लिए होते हैं फेमिडॉन्स। ठीक है, कॉन्डम क्या करता है, कॉन्डम जो स्पर्म के रिलीज को वेजिना में रिलीज होने से रोकता है। ठीक है, स्पर्म by using condom one can prevent the release of sperm into vagina। ठीक है, सिमिलरली फेमिडॉन्स क्या करता है, सपोज करो कि इफ मेल इज नॉट यूजिंग condom, in that case if female is using femidons, so once even if the sperm जो है वो रिलीज हो गया वेजिना में, वो फर्दर उसको एंटर करने से, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, 2 है, एक ओरल पिल्स है, एक वेजिनल पिल्स। ओरल पिल्स क्या करती है, बेसिकली हार्मोनल पिल्स होती हैं। ये इनको जो फीमेल्स होती हैं वो अगर रेगुलरली खा रही हैं तो उस प्रोसेस में जो एग होता है वो ओविडक्ट में रिलीज नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो वेजिनल पिल्स है, वेजिनल पिल्स में क्या होता है कि सपोज करो कि स्पर्म एंटर हो गया है वेजिना में और इन दैट केस वहाँ पे वेजिनल पिल्स डाली जाती है जिसमें भी कि स्पर्मिसाइड्स होते हैं। स्पर्मिसाइड्स क्या करते हैं, वो स्पर्म को किल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, पहला है वसेक्टोमी। वसेक्टोमी में क्या होता है कि जो वास डिफरेंस होता है, यानी कि स्पर्म डक्ट होता है उसको काट देते हैं, काटने के बाद उसको टाई अप कर देते हैं। ठीक है, टाई अप करने से क्या होता है, जो स्पर्म का जो रिलीज़ होता है वो रुक जाता है, स्पर्म रिलीज़ ही नहीं होता तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो ऑब्वियसली सर्जिकली होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं वसेक्टोमी। सिमिलर प्रोसेस फीमेल में भी होता है जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके उसे टाई अप कर दिया जाता है सो दैट जो एग है वो ट्यूब में रिलीज़ ही ना हो। अगर वो ट्यूब में रिलीज़ ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। सो वो जो मेथड होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है जो वो है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या होता है कि यूटेरस के अंदर डिवाइसेस, टी शेप्ड डिवाइसेस को इंसर्ट किया जाता है जो कि इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। यानी कि सपोज अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया और ब्लास्टोसिस बन भी गया लेकिन उसके फर्दर इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट ऑफ बेबी को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका बर्थ कंट्रोल और इसके मेथड्स। So let's also discuss about a sexually transmitted disease or STDs। तो क्या होता है STDs? STDs disease which are caused by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted disease। सपोज करो एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से ही STDs हैं और एक जो दूसरा बंदा है वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है सेक्शुअली जब कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीज़ उसको भी लग जाती है। सो ये जो डिजीज़ होती है जो सेक्शुअली ट्रांसमिट होती है उन्हें ही सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहती है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ जो कि वाइड स्प्रेड है उनमें है गोनोरिया, साइफिलिस एंड एड्स। ठीक है, गोनोरिया और साइफिलिस की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है और इसके जो सिम्टम्स है उसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है वाइल यूरिनेशन और उसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ पस होता है, यूरेथ्रा से पस निकलना शुरू कर देता है। उसके अलावा सोर्स होते हैं जेनाइटल्स पे। सो दीज आर द सिम्टम्स। ऑल्सो इट इज़ क्योरेबल विथ प्रॉपर कंसल्टेशन। नेक्स्ट जो है वो है एड्स का जो फुल फॉर्म, एक्चुअली एड्स हमने बहुत बारी पहले भी पढ़ा हुआ है, वी हैव डिस्कस लॉट मेनी टाइम्स, लेट्स डिस्कस अगेन। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी कि बीमारियों का समूह। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की वो
ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये वायरस से होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV। जनरली ये क्योरेबल नहीं है। एंड अगेन ये भी जब हम किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो फैलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एंड दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू बढ़ेगा इंडिया।